गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे कोलियोकीट। कोलियोकीट की संरचना तथा उसमें वृद्धि हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलियोकीट में जनन, रिप्रोडक्शन इन कोलियोकीट। कोलियोकीट में जनन। कोलियोकीट में जनन एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कोलियोकीट में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलियोकीट। कोलियोकीट में अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। पहला होता है जूस्पोर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं चल बीजाणु, और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं अचल बीजाणु। चल बीजाणु, अचल बीजाणु दोनों नाम बता रहे, नाम से अपन पहचान सकते हैं। जूस्पोर का मतलब होता है ऐसे बीजाणु जिसपे फ्लैजिला उपस्थित होगा, कशाभिकाएँ पाई जाएगी, जिसके कारण वह गति कर पाएगा। एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु जिसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होंगे और यह गतिशील नहीं होता। जूस्पोर की हम बात करें कि इस जूस्पोर के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो जूस्पोर का निर्माण कब होता है? अनुकूल परिस्थिति में होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। बसंत ऋतु होती है या जो गर्मी से पहले वाली जो ऋतु होती है, उस समय जूस्पोर का निर्माण होता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। एनी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी में फंक्शन एज जूस्पोरेंजियम। किसी कोई संपूर्ण पादप शरीर की कोई भी कोशिका जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी का कार्य कर सकती है, और प्रत्येक चल बीजाणुधानी में एक जूस्पोर उत्पन्न होता है। ईच जूस्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस ओनली सिंगल जूस्पोर। जूस्पोर्स आर ओवॉइड। जूस्पोर या चल बीजाणु जो होते हैं वे अंडाकार, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकी, एंड बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिकी होते हैं, जिसमें कि लार्ज विशाल पैराइटल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त द जूस्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द जूस्पोरेंजियम थ्रू अ पोर ऑन द स्पोरेंजियल वॉल। जो कि बीजाणुधानी की दीवार होती है, उस पर एक छिद्र द्वारा जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर लिबरेट या फिर उससे मुक्त होता है। मुक्त होने के पश्चात इट लॉसेज फ्लैजिला विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड सिक्रीट्स अ वॉल ऑन द पेरिफेरी। कुछ समय के पश्चात ये फ्लैजिला लूज करता है, त्याग देता है, और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है। तो ये आप डायग्राम द्वारा देख रहे हैं कि यहाँ पे डायग्राम नंबर ए में एक कोशिका ने कोई भी कोशिका जूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हुई। इसके पश्चात इसमें जूस्पोर का निर्माण हुआ, जूस्पोर उससे मुक्त हुआ। ये आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर बी में एक जूस्पोर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक पैराइटल क्लोरोप्लास्ट है, बीच में केंद्रक है और दो कशाभिकाएँ हैं। डायग्राम नंबर सी में आप देख रहे हैं कि जूस्पोर ने कशाभिकाएँ त्याग दी हैं। इसके बाद में ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अब किस प्रकार से इसका जर्मिनेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। ऊपर वाली कोशिका पे ब्रिसल या सीटा का निर्माण हुआ है, नीचे वाली आधारी कोशिका बनी है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द जूस्पोर डिवाइड्स आइदर ट्रांसवर्सली और वर्टिकली। जर्मिनेशन या अंकुरण के समय चल बीजाणु या तो अनुप्रस्थ रूप से या अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होता है और विभाजित करके नए प्लांट का निर्माण करता है। अगर हम डिस्कॉइड की बात करें या बिंबा प्रकार के जो कोलियोकीट की प्रजातियां होती हैं, जिसका उदाहरण कौन सा था? कोलियोकीट स्क्यूटेटा, उनकी बात करें तो उनमें पहला डिवीजन हमेशा ट्रांसवर्स होता है या अनुप्रस्थ होता है, जिसके कारण दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली कोशिका सीटा का निर्माण करती है, सीटा मतलब वही ब्रिसल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे वाली कोशिका रिपीटेडली डिवाइड होकर एक डिस्कॉइड थैलस का या बिंबाब थैलस का निर्माण करती है। लेकिन जो स्पीशीज़ जिसमें कि दोनों तंत्र ऊर्ध्व और श्यान तंत्र दोनों सुविकसित होते हैं, जैसे कि कोलियोकीट पल्विनेटा, तो इसमें पहला डिवीजन वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब अनुदैर्ध्य होता है। बोथ द सेल्स अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, दोनों कोशिकाओं में
कंटिन्यू डिवीजन होता है जिसके कारण शांत तंत्र का निर्माण होता है, और ऊर्ध्व तंत्र का निर्माण शांत तंत्र से बाद में होता है। मतलब पहले शांत तंत्र डेवलप होता है, उसके बाद में ऊर्ध्व तंत्र डेवलप होता है। किसमें? ऐसी प्रजाति है जिसमें दोनों तंत्र इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्टेट सिस्टम दोनों ही सुविकसित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस डायग्राम में अंकुरण बताया गया है। इसमें स्क्यू डेटा प्रकार का बताया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, 2 से फिर आगे कंटिन्यू विभाजित होकर बेसल फिलामेंट बनता है, और इस प्रकार से कोलियोकिट में जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट है एप्लेनोस्पोर, जिसको हम अचल बीजाणु कहते हैं। अचल बीजाणु की हम बात करें तो अचल बीजाणु भी सामान्यतया अलैंगिक जनन का एक प्रमुख स्रोत है, और इसमें क्या होता है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। जैसे अनुकूल परिस्थिति में तो क्या बन गया? जूस्पोर, और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बन गया? एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु। प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु बनते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि इसका विमोचन अचल बीजाणु के नष्ट होने पर ही होता है। देखिए, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जूस्पोर एंजाइम जो है वह किसका कार्य करने लग जाएगी? एप्लेनोस्पोर को बनाने लग जाएगी, और एप्लेनोस्पोर नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं और गोलाकार संरचनाएं होती है। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एप्लेनोस्पोर जर्मिनेट्स, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो एप्लेनोस्पोर अंकुरण करके नए थैलस को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से अचल बीजाणु द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है कोलियोकिट में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें भी ऊगैमस प्रकार का, जिसको हमने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, विषम युग्मक की ऊगैमस। विषम युग्मक में क्या होता है? वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि नर युग्मक या मेल गैमेट तो होता है मोटाइल या चल, और मादा युग्मक या फीमेल गैमेट होता है अचल और नर युग्मक के कंपेयर में साइज में बहुत बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं ऊगैमस प्रकार का जनन। तो इसमें भी ऊगैमस या विषम युग्मकी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। द प्लांट बॉडी में बी होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है समजालिक। समजालिक मतलब एक ही, मतलब जिसको हम मोनोशियस या द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं कि एक ही थैलस में नर और मादा युग्मक दोनों उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगाश्रयी। इंग्लिश में बोलेंगे मोनेशियस, और साथ ही बोलते हैं इसको होमोथैलिक या समजालिक। आपको नाम बता रहा है सेम थैलस। सेम थैलस फॉर व्हाट? फॉर मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका उदाहरण है कोलियोकिट पल्विनेटा, जिसमें दोनों एक ही थैलस पे उत्पन्न होते हैं। दूसरा है जिसमें दोनों अलग अलग थैलस पे उत्पन्न होते हैं, तो इसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक या विषमजालिक, और साथ ही इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी या डायोशियस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सिनोनिम है। अगर आप थैलस की बात करें तो उसमें आप चाहे हेटेरोथैलिक बोलो चाहे डायोशियस बोलो, एक ही चीज़ है, या विषमजालिक बोलो या एक लिंगाश्रयी बोलो, एक ही चीज़ है। इसका उदाहरण है कोलियोकिट स्क्यूटेटा। कोलियोकिट स्क्यूटेटा हम जानते हैं कि एक बिंबा प्रकार का, या जिसमें प्रोस्टेट सिस्टम अधिक विकसित होता है, वैसा कोलियोकिट की स्पीशीज़ है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। ये तो कॉमन है, सारे सवाल में हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि जो नर मेल सेक्स ऑर्गन होता है वह एंथ्रीडियम या पुंधानी होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओगोनियम या अंडधानी। और यहाँ पे इसको कार्पोगोनियम भी कहते हैं, ओगोनियम या कार्पोगोनियम। एंथ्रीडियम या पुंधानी की बात करें तो इन वेल डेवलप्ड हेटेरोट्राइकस फॉर्म लाइक कोलियोकिट पल्विनेटा। ऐसी कोलियोकिट की जातियाँ जिसमें ऊर्ध्व तंत्र और श्याम तंत्र दोनों सुविकसित हैं, जैसे कि कोलियोकिट पल्विनेटा। इसमें एंथ्रीडिया का निर्माण कहाँ होता है? समूह में होता है, और शीर्ष पर जो इरेक्ट सिस्टम या ऊर्ध्व तंत्र का जो शीर्ष होता है वहाँ पे इसका निर्माण होता है। बट इन डिस्कॉइड फॉर्म, जो कि बिंबा प्रकार की जातियाँ होती हैं जैसे कि कोलियोकिट स्क्यूटेटा, द एंथ्रीडिया आर डेवलप्ड इन द हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ द थैलस। अब यहाँ पे क्योंकि ऊर्ध्व तंत्र तो है ही नहीं, तो कहाँ विकसित होगा? जो परिधि है, बिंब या फिर जो चक्री के समान संरचना है उसकी परिधि और सेंटर, मतलब बीच के मध्य में कहीं पर एंथ्रीडिया उत्पन्न होती है। The antheridium develop as a conical outgrowth of apical cell of the erect system which is cut off from the mother cell by wall. प्रत्येक पुंधानी का परिवर्धन पार्श्व शाखा की शीर्षस्थ कोशिका पर एक रंगहीन शंकु रूपी अतिवृद्धि या ऊर्ध्व के रूप में होता है, और
कुछ समय के पश्चात देखिए इसमें एक शंकु रूपी अतिवृद्धि, कोनिकल आउटग्रोथ मतलब शीर्ष पर पाई जाने वाली शंकु रूपी अतिवृद्धि। और कुछ समय बाद क्या होता है, विच इज़ कट ऑफ फ्रॉम द मदर सेल बाय वॉल। कुछ समय पश्चात प्रत्येक ऊर्ध्व के आधार पर एक पट्ट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप यह इस तरह से निर्मित शिशु कोशिका एक पुंधानी की तरह कार्य करती है। अ नंबर ऑफ एंथ्रीडिया में डेवलप एट द एपेक्स ऑफ लेटरल ब्रांच। यहाँ पे एक से अधिक एंथ्रीडिया उसकी पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होती रहती है। एंथ्रीडिया में फॉर्म ऑन द सेम फिलामेंट बियरिंग उगोनिया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंथ्रीडिया वहाँ पे भी पाई जा सकती है जहाँ पे उगोनिया या फिर अंडधानी और पुंधानी दोनों एक ही फिलामेंट पे मिल सकती है, जैसे कि होमोथेलिक या समजालिक स्पीशीज़ में। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस सिंगल कलरलेस यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड। प्रत्येक पुंधानी से एक, याद रखिएगा, एक ही उत्पन्न होता है, एक रंगहीन एक कोशिकीय एक केंद्र की तथा द्विकशाभिकी पुंमणु का निर्माण होता है। दे आर लिबरेटेड बाय ब्रेकिंग द एपिकल साइड ऑफ द एंथ्रीडियल वॉल। जो एंथ्रीडिया की सबसे ऊपर वाली साइड है उसको टूटने के बाद में ये जो एंथ्रोजॉइड है वे मुक्त होते हैं। ओगोनियम या अंडधानी की बात करें, द ओगोनियम डेवलप्स एट द एपेक्स ऑफ एन इरेक्ट ब्रांच। जैसे कि एंथ्रीडिया डेवलप होती है कि ऊर्ध्व तंत्र के शीर्ष पे ओगोनियम उत्पन्न होती है ड्यू टू फर्दर ग्रोथ ऑफ द लोअर सेल्स। उत्पन्न तो वो शीर्ष पर हुई है, लेकिन शीर्ष पर उत्पन्न होने के बाद में जो उसकी नीचे वाली कोशिका है वो और अधिक ग्रो करने लगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, लेटरल या पार्श्व में आ गई। समझ गए आप कि नीचे वाली कोशिका ने वृद्धि करी तो ऊपर वाली कोशिका साइड में करके नीचे वाली कोशिका और ऊपर बढ़ती गई, और जबकि ओगोनियम जो है वो साइड में या लेटरल पोजीशन में आ गई। द ओगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड। यहाँ पे जो ओगोनियम होती है, अंडधानी होती है, वह फ्लास्क के आकार की होती है, जिसमें कि एक ऊपर लंबी इलोंगेटेड कलरलेस रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन होती है। ट्राइकोगाइन क्या होती है, फ्लास्क नुमा संरचना के जो आधार में तो क्या फूला हुआ भाग होता है, और उसके ऊपर की तरफ एक संकीर्ण या अंडधानी रोम जिसको हम कहते हैं या ट्राइकोगाइन कहते हैं, ऐसा भाग होता है। द बेसल एनलार्ज पोर्शन कंटेन अ सिंगल ऊस्फेयर और एग। जो नीचे वाला गोलाकार आधारी फुला हुआ जो भाग होता है वहाँ पे एक एग या ऊस्फेयर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन से पहले द एपेक्स ऑफ द ट्राइकोगाइन ब्रेक्स डाउन। जो ट्राइकोगाइन मैं आपको डायग्राम द्वारा और समझा दूंगी। जो ट्राइकोगाइन होता है उसका शीर्ष टूट जाता है और उससे कुछ पदार्थ बाहर की ओर निकलता है। ट्राइकोगाइन टूटा, जैसे एक फ्लास्क है, फ्लास्क के ऊपर का जो शीर्ष है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। ट्राइकोगाइन टूटा तो उससे कुछ पदार्थ बाहर निकला, उस पदार्थ के रसायन से जो एंथ्रोजॉइड या पुंमणु होते हैं वो अट्रैक्ट होते हुए कहाँ प्रवेश कर गए, अंडधानी में प्रवेश कर गए। बहुत सारे पुंमणु प्रवेश कर सकते हैं केमिकल अट्रैक्शन से, लेकिन केवल एक ही पुंमणु जो होता है वो एग के पास पहुंचता है और एग के केंद्रक से फ्यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम द्वारा समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए डायग्राम नंबर ए में दे रखा है एंथ्रीडिया, जिसमें मैंने कहा था आपको शीर्ष कोशिकाएं एंथ्रीडिया बनाती है और लेटरल उसके पार्श्व में और एंथ्रीडिया बनती रहती है। एंथ्रीडिया के बाद में हमने देखा कि एंथ्रोजॉइड किस प्रकार का होता है, द्विकशाभिकी संरचना, एक केंद्र की एक कोशिकीय। फिर अंडधानी या ओगोनियम डायग्राम नंबर सी में दे रखा है, बहुत सिंपल सा है कि किस प्रकार से अंडधानी का निर्माण होता है। एक फ्लास्क के समान संरचना बनती है जिसके शीर्ष को हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। बताया था मैंने आपको, इसको हिंदी में भी आप ट्राइकोगाइन ही लिखेंगे। और नीचे की साइड में जो आधारी फूला हुआ भाग है वहाँ पे एग पाया जाता है। ये है मैच्योर ओगोनियम डायग्राम नंबर ई में। अब अगर जैसे मैंने बताया था आपको ट्राइकोगाइन टूट जाता है और साथ ही जो एंथ्रोजॉइड है वो ट्राइकोगाइन द्वारा इससे नलिका समान संरचना से प्रवेश करता है। डायग्राम नंबर एफ में क्या बताया हुआ है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, द्विगुणित जाइगोट बनता है। अब इसका जो जाइगोट है वह oospore में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जाइगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज। और युग्मनज के ऊपर जब मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं निषिक्तांड या oospore। oospore क्या होता है, निषिक्तांड। तो यहाँ पे oospore का निर्माण हो गया जिसके अंदर एक द्विगुणित केंद्रक है। आप जानते हैं निषेचन के पश्चात नर तथा मादा युग्मक के मिलने के कारण क्या बना, द्विगुणित केंद्रक बना। अब द्विगुणित जो केंद्रक बन चुका है, अब इसमें आगे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखिए हम आगे पढ़ने किस प्रकार से होता है। तो ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस,
कि पश्च निषेचन के बाद होने वाले क्या क्या चेंजेस, क्योंकि ये इसमें ही होते हैं। बाकी तो में हम देखते हैं कि सीधा आपको अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसकी का वजह से जो अगुणित कोशिकाएं बनी वे लिबरेट होके या मुक्त होकर क्या बनाती है, वो जो स्पोर का निर्माण करती हैं और आगे फिर वो नया थैलस का निर्माण करती है। परंतु यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हो रही है। क्या हो रही है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सेप्टम इज लेट डाउन विच सेपरेट्स बेसल रीजन फ्रॉम द ट्राइकोगाइन। फर्टिलाइजेशन के पश्चात ट्राइकोगाइन और आधारी रीजन के बीच में एक सेप्टम या पट का निर्माण होता है। ग्रेजुअली द जाइगोट बिकम एनलार्ज। धीरे धीरे जो युग्मनज है वह बड़ा हो जाता है और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है, जिसके पश्चात यह oospore या निषिक्तांड कहलाता है। निषिक्तांड बनने के पश्चात क्या होती है, जो नेबरिंग सेल या आसपास की कोशिकाएं होती है वे स्टिमुलेट या फिर उसमें कुछ वो अचानक से डिवाइड होती है और उस निषिक्तांड के चारों तरफ एक आभासी मृदुतकीय या स्यूडो पैरेन्काइमेटस कवरिंग का निर्माण करती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड स्पर्माथिका। समझ गए आप? पहले निषिक्तांड बना, मोटी भित्ति बन गई, उसके बाद में जो आसपास की कोशिकाएं थी वे उन्होंने मिलकर एक आभासी मृदुतकीय संरचना बना दी निषिक्तांड के चारों तरफ। इस जो आभासी मृदुतकीय जो आच्छद होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्माथिका। और स्पर्माथिका बनने के पश्चात जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं निषिक्तांड फलिका या स्पर्मोकार्प। तो आप हिंदी की बजाय अगर इंग्लिश याद करेंगे ज़्यादा ईजी रहेगा। स्पर्मोकार्प क्या होती है? जब चारों तरफ स्यूडो पैरेन्काइमेटस या आभासी मृदुतकीय कोशिकाओं का आवरण बनने से जो संरचना बनती है oospore के बाद में, उसको हम कहते हैं स्पर्मोकार्प या निषिक्तांड फलिका। द स्पर्मोकार्प इज रेड और रेडिश ब्राउन। जो स्पर्मोकार्प होती है वह लाल अथवा लाल भूरे रंग की होती है। इट रिमेन्स डॉर्मेंट थ्रू आउट द विंटर। यह सुप्त काल में रहती है पूरी की पूरी सर्दी के समय, और जब पुनः फेवरेबल कंडीशन आती है, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? वही बसंत ऋतु, तब यह वापस जर्मिनेट होना या डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द स्पर्मोकार्प बिकम एक्टिव। जब अनुकूल परिस्थिति आती है स्पर्मोकार्प डॉर्म सुप्त अवस्था से वापस जागृत हो जाती है। द कलर ऑफ स्पर्मोकार्प चेंजेस टू ग्रीन एंड देन इट जर्मिनेट्स। जो निषिक्तांड फलिका का या स्पर्मोकार्प का रंग है वह लाल की जगह हरा हो जाता है तथा यह जो अंकुरण करती है या इसका जर्मिनेशन होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जब इसका जर्मिनेशन होता है तो इसका केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन इनटू 2 सेल्स। पहले 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसके बाद में 4 और उसके बाद में 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और धीरे धीरे ऐसे निर्माण होते होते 16 से लेकर 32 तक कोशिकाएं बन जाती है। ये 16 से लेकर 32 तक जो कोशिकाएं बनती है इनका प्रोटोप्लास्ट रूपांतरित या मेटामॉर्फोसाइज करके क्या बनाता है? सिंगल बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का निर्माण करता है। एक सिंगल द्विकशाभिकी चल बीजाणुओं का निर्माण करता है। द ज़ूस्पोर्स आर लिबरेटेड बाय ब्रेकिंग द ज़ाइगोट वॉल एंड शीथ इनटू 2 हाल्स। जो स्पर्मोथिका बनी थी, मैं आपको अभी डायग्राम बताऊंगी, उसको 2 भागों में विभाजित कर प्रत्येक ज़ूस्पोर उससे मुक्त होता है, और मुक्त होने के पश्चात ज़ूस्पोर पानी में तैरते हुए कहाँ पे जब भी उनको कोई सूटेबल आधार मिलता है, लेटर ऑन द जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ऑफ कॉलियोकीट। हमने को बताया कि ये एपीफाइट है, तो जैसे ही इससे कोई और जिस पे यह एज एपीफाइट या अधिपादप ग्रो करता है वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करता है और नए पादप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह पाया जाता है। एक बार हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। हम डायग्राम नंबर A, B, C, D, E, F तक पहुंच चुके थे, जहां पे हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। इसके पश्चात oospore का निर्माण होता है। oospore के चारों तरफ आप देख रहे हैं एक मोटी भित्ति का निर्माण हो गया, जिसको हम स्टेराइल जैकेट बोल रहे हैं। ये स्टेराइल जैकेट बनने के बाद में स्पर्मोकार्प या निषिक्तांड फलिका कहते हैं। निषिक्तांड फलिका जो होती है वह जर्मिनेट करके, वह पहले उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? द्विगुणित होगा। डिप्लॉयड केंद्रक है इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा
हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आगे कंटिन्यू विभाजित होकर 16 से लेकर 32 तक कोशिकाएं बनती है, ये आप देख रहे हैं। और डायग्राम नंबर के में बताया हुआ है कि ये 32 कोशिकाएं किस प्रकार से जूस्पोर या चल बीजाणु में रूपांतरित या मेटामॉर्फोसाइज हो जाती है। रूपांतरित होने के पश्चात यह जो स्पर्मोकार्प है यह बीच में से फट जाती है। आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर जे में, जहाँ पे उसको फटा हुआ बताया गया है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है और इसकी वजह से जो जूस्पोर है वह मुक्त हो जाते हैं। जूस्पोर मुक्त होने के पश्चात जर्मिनेट करके नए पादप का निर्माण करते हैं। तो ये एक डायग्राम, आपको सिर्फ एक डायग्राम में सब चीज़ें बताई हुई, क्या क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, पुंदानी का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम, अंडदानी का निर्माण, फर्टिलाइजेशन, देन निषेचन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, निषेचन के बाद में होने वाले परिवर्तन या निषेचनोत्तर परिवर्तन, और उसके बाद में दे रखा है कि लिब्रेशन ऑफ जूस्पोर, जूस्पोर किस प्रकार से मुक्त होते हैं। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलियोकीट या कोलियोकीट में लैंगिक जनन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है स्पर्मोकार्प, क्योंकि किसी और में आपको नहीं मिली। निषिक्तांग फलिका हमने अब तक जितनी भी सवाल पढ़ी है उसमें हमने नहीं पढ़ा, तो इसको आप याद रखेंगे। देन अगर हम इसको एक डायग्राम और समझें कि किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पे आपको एक ही थैलस पर उगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों बताया गया। आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर ए, जिसमें एंथ्रीडियम दिख रही है ऊपर और यंग उगोनियम दिख रही है, और उगोनियम के अंदर ट्राइकोगाइन हम देख पा रहे हैं। उसके बाद में डायग्राम नंबर डी में हमने फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन देखा है, और डायग्राम नंबर ई में हमने स्पर्मोकार्प का निर्माण देखा है। आप देख रहे हैं कि आसपास की कोशिकाएं उसके चारों तरफ लपेट गई है और एक मोटी भित्ति का निर्माण हो गया, जिसको हम स्यूडो पैरेन्काइमेटस या आभासी मृदुतकी कह रहे हैं। आभासी क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डिवीजन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आसपास की कोशिकाएं खुद ही इसके ऊपर लिपट गई है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्यूडो पैरेन्काइमेटस। और ये होता है स्पर्मोकार्प का निर्माण। स्पर्मोकार्प फिर आगे जर्मिनेट करती है और जूस्पोर का निर्माण करती है। जूस्पोर फिर आगे नए थैलस का निर्माण करते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो ओडोगोनियम के लाइफ साइकिल में, कोलियोकीट के लाइफ साइकिल में सबसे जो द्विगुणित पीढ़ी है वह केवल और केवल जाइगोट से लेके स्पर्मोकार्प तक रहती है, जब तक उसके बाद में फिर सारी की सारा जो पोर्शन है वह अगुणित ही होता है। तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे लाइफ साइकिल इसका होगा हैप्लॉन्टिक या अगुणित प्रधान प्रकार का होता है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से कोलियोकीट के अंदर हम कोलियोकीट को हम पढ़ेंगे। आप बस डायग्राम याद कर लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगा। कोलियोकीट का जीवन चक्र मैं बता चुकी हूँ आपको। अगुणित प्रदान को हम अगुणित की भी लिखा है कुछ हिंदी की बुक्स में, तो आप हैप्लॉन्टिक भी याद करना चाहें या अगुणित प्रदान याद करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं निषिक्तान फलिका को छोड़कर अगुणित होती है। केवल स्पर्मोकार्प जो होता है वही द्विगुणित होती है, बाकी सब अगुणित होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज कोलियोकीट पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ने जा रहे हैं अगला सवाल, जो कि है कारा। कारा आपका यूनिट 2 का लास्ट सवाल है, ये आप देख रहे हैं सिलेबस के अंदर। कारा आपकी यूनिट 2 का लास्ट सवाल है। इसके पश्चात मैं आपका एक टेस्ट लूँगी और उसके बाद हम यूनिट 3 प्रारंभ करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।